हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सुगम विज्ञान वर्ग 6 के चैप्टर नंबर 2, जिसमें आप सभी को पढ़ना है भोजन के अव्यय के बारे में, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 पढ़ा चुका हूँ। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो है भोजन के अव्यय के बारे में जानेंगे, जो कि सुगम विज्ञान वर्ग 6 के चैप्टर नंबर 2 है। और सारी पॉइंट को जो है इजी वे में क्लियर करते हुए आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। तो आप जो है बने रहेंगे पूरे वीडियो तक, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब में जो है इस तरह का नोट्स नहीं मिलेगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है इस नोट्स को तैयार किया गया है आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग जो है इसको ज़रूर वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे पोषक और पोषक तत्वों के बारे में, कि पोषक क्या होते हैं और पोषक तत्व क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है कि हमारा भोजन एक या एक से अधिक संगठनों से बना होता है तथा इसके स्रोत पौधे तथा जंतु भोजन के संगठकों के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है हमारा जो भोजन होता है वो क्या होता है, बहुत सारे संगठकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम लोग को अगर खीर बनाना हो तो खीर बनाने के लिए हम लोग क्या क्या जरूरत होती है, हम लोगों को दूध की जरूरत पड़ती है, चीनी की जरूरत पड़ती है, उसके बाद चावल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जो है यहाँ कहा गया है कि जो पोषक तत्व हमें किससे प्राप्त होते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो उसी से तो जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारा भोजन एक या एक से अधिक संगठकों से मिलकर बना होता है तथा इसके स्रोत जो होते हैं, हमारा जो भोजन होता है उसका स्रोत क्या है, पौधे हैं और क्या है, जंतु है। हमें जो भोजन मिलता है वो किस चीज़ों से मिलता है, पौधे से मिलते हैं और जंतु से मिलते हैं। और भोजन के जो संगठकों होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं रासायनिक तत्व हम लोगों को प्राप्त होते हैं भोजन करने से, उसी तत्वों को जो है हम लोग पोषक या पोषक तत्व कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम आगे जानते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह यह है कि भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो भोजन करते हैं उससे कुछ न कुछ हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बहुत सारे ऐसे भोजन में तत्व प्राप्त होते हैं जिसे हम लोग भोजन करते हैं, तो हम लोगों को जो है वह तत्व हम लोगों को मिलता है, जिससे जो है हमारा वृद्धि और विकास होता है। तो यह पॉइंट जो है भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप याद कर लेंगे। यह जो है क्वेश्चन पूछता भी है। तो भोजन के जो तत्व होते हैं वह निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण भोजन के पोषक तत्व होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ये सभी जो है भोजन के तत्व होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे लिखा हुआ है इन सभी पोषक तत्वों के अलावा जल और रुक्षांश, जो खाने जाने वाला एक रेशा होता है, वह हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। और इसके अलावा भी जो है 2 पोषक तत्व होते हैं, जो कि जल होता है और एक होता है रुक्षांश। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है धीरे धीरे जो है एक एक कर पढ़ेंगे, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आप बस इस वीडियो को जो है पूरा देखेंगे, बने रहेंगे साथ में। तो एक एक करके जो है भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं, अव्यय भी इसको बोलते हैं, भोजन के अव्यय, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है एक एक कर जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे, प्रोटीन के बारे में जानेंगे, वसा के बारे में जानेंगे, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश और बहुत सारे जो है जो हमारे आहार होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जो है जानेंगे और एक एक पॉइंट को जो है क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। आप सभी के मन में आएगा कि जो भोजन के यह सब तत्व हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। तो इसमें मैंने नोट्स में डाला है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है एक शुगर होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज को बनाती है। अब यहाँ पर आता है ग्लूकोज। यह आप सभी को पता होगा कि ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज जो है एक इंस्टेंट एनर्जी है। इसे लेने के बाद जो है हमारे शरीर में तुरंत, मतलब तुरंत बोले तो एकदम तुरंत जो है जल्दी से जो है ऊर्जा जो है मतलब हमारे शरीर में आ जाती है। आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति को जो है अगर
उसे तुरंत इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसे जो है ग्लूकोज वाटर या ग्लूकोज जो है घोर कर पिलाया जाता है, ताकि जो है उसके अंदर जल्दी से जो है तेज़ी से जो है एनर्जी उत्पन्न हो जाए। तो मैंने यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स बता रहा हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है एक शुगर होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज को बनाती है, और ग्लूकोज जो होता है मस्तिष्क जो होता है, मांसपेशियाँ होता है, अन्य जो सेल्स होते हैं उसमें जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स अगर पूछता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का शुगर है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज बनाती है। नेक्स्ट इसी का पॉइंट मैंने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो होते हैं कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो होता है एक निश्चित अनुपात होता है, मतलब क्रमबद्ध में होते हैं। कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को जो है H से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को जो है O से डिनोट करते हैं। CHO से बने होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको जो है अनुपात में हम लोग 2:1 कहते हैं, 2:1 होता है, उन्हें जो है कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप समझ गए होंगे कि एक प्रकार का शुगर होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ग्लूकोज जो होता है मांसपेशियों में, मस्तिष्क में जो है, अन्य सेल्सों में जो है ऊर्जा उत्पादन या ऊर्जा जो हमारा ऊर्जा का जो है प्राथमिक स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट्स में जो होते हैं कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। इन तीनों चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर में तुरंत जाकर जो है ऊर्जा का उत्पन्न करती है। आगे हम जानेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज का यहाँ जिक्र हुआ है, तो ग्लूकोज के बारे में भी जान लेते हैं कि ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज जो है शरीर में आसानी से अवशोषित होकर ऊतकों में पहुँच जाता है। ऊतकों मतलब कहने कि जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें जो है आसानी से जो है वह अवशोषित होकर पहुँच जाता है, और बहुत जल्द जो होता है टूट कर ऊर्जा देती है। अगर किसी आपने देखा होगा, मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है कि जो खिलाड़ी होते हैं या जो श्रम करने वाले, जो मेहनती करने वाले लोग होते हैं, या जो रोगी होते हैं, रोगी कहने का अर्थ जो बीमार व्यक्ति होते हैं, खिलाड़ी होते हैं या श्रम करने वाले जो लोग होते हैं, अगर उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है, तुरंत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उन्हें जो है ग्लूकोज का पानी चढ़ाता है, नहीं तो ग्लूकोज उन्हें घोरकर पिलाने की बात करता है। क्योंकि ग्लूकोज जो होता है अवशोषित होकर जल्दी से जो होता है हमारे शरीर के सभी ऊतकों में जो है जल्दी से पहुंच जाता है और टूटकर ऊर्जा का जो है भारी मात्रा में हमें प्रदान करता है। तो इसीलिए जो है ग्लूकोज जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी के लिए। तो ग्लूकोज जो है हम लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या होते हैं। अगर पूछता है कोई कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें कहाँ से मिलता है, स्टार्च से अगर पूछता है तो ये भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हम लोगों को केला, आलू, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शहद, आलू, चावल, गेहूँ, मकई आदि से जो है हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स जो है पाया जाता है। अगर आपसे जो पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्रोत होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। केला, आलू, गन्ना, चुकंदर, चावल, गेहूं, मकई इत्यादि जो होते हैं सब कार्बोहाइड्रेट्स के जो है स्रोत होते हैं। नेक्स्ट मैंने एक नोट में लिखा है, यह भी बात आप जान लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है नोट जो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने नोट में लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है। अगर आपसे पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, तो स्वाद में जो होता है मीठा होता है। यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है, इसका काम जो है शक्ति उत्पन्न करना है, इसका प्रमुख स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए जो है चर्बी की भांति कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है कि हमारे शरीर में शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए जो है चर्बी की भांति जो है कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज है उसको जान लिए होंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो है कार्य क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के जो कार्य होते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो एक एक कर जो है जान लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो कार्य हैं वो निम्न होते हैं। पहला पॉइंट है कि यह शरीर को ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है यह शरीर को ऊर्जा देता है। सेकंड पॉइंट है पाचन तंत्र को जो है बेहतर बनाता है। जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स बेहतर बनाता है। थर्ड पॉइंट है वजन नियंत्रित करने के लिए उपयोगी माना जाता है। वजन जो हम लोग कम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो है या नियंत्रित करने के लिए जो है उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट है रोगों को रोकने में मदद करता है। जो भी हम लोगों की रोगें होती है उसको रोकने में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है शरीर को फाइबर प्रदान करता है। शरीर में भी जो है फाइबर प्रदान जो है कार्बोहाइड्रेट्स ही जो है करता है। अब हम आगे जानेंगे प्रोटीन के बारे में।
कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने जान लिया, उनके स्रोत जान लिया, उनका कार्य जान लिया। अब हम जानेंगे प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत और प्रोटीन के कार्य क्या है। तो प्रोटीन जो है सेकंड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है। तो मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है कि प्रोटीन एक बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, साथ ही साथ हमारे भोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव भी है। प्रोटीन जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के कारण जो होता है थोड़ा इसका कम मतलब हम लोग ऊर्जा के लिए लेते हैं, लेकिन जो है हमारे शरीर के लिए प्रोटीन भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने यहाँ प्रोटीन में नोट्स लिखा है, प्रोटीन एक बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थ है, साथ ही साथ हमारे भोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पॉइंट डाला है कि प्रोटीन का निर्माण कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर होता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और कार्बन देखा था। लेकिन यहाँ जो होता है प्रोटीन के निर्माण में जो होता है कार्बन भी योगदान करता है, नाइट्रोजन भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है और हाइड्रोजन भी करता है। ये सभी मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। CNOH, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप मेरी बात समझ गए होंगे। प्रोटीन जो होता है एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इसका भी काम जो है ऊर्जा ही प्रदान करना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कम होता है, इसका जरूरत थोड़ा कम पड़ता है। साथ ही साथ हमारे भोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है अवयव है। और प्रोटीन के निर्माण में जो होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर जो होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण में जो होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम जानेंगे प्रोटीन के स्रोत क्या है, कि हमें प्रोटीन जो है कहाँ से मिलता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटीन के स्रोत जो है मुख्य रूप से जो है दो स्रोत है। पहला जो है पादप स्रोत, जो कि मैंने आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ाया था कि पादप स्रोत क्या होते हैं, जंतु स्रोत क्या होते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दूसरा जो है जंतु स्रोत है। प्रोटीन जो है हमें दो तरीकों से मिलता है, पादप स्रोत से और जंतु स्रोत से। पादप स्रोत का कहने का अर्थ है कि वैसे वस्तु या वैसे खाद्य पदार्थ जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, और जंतु स्रोत का मतलब है कि वैसे खाद्य पदार्थ जो हमें जंतु के माध्यम से जो है प्राप्त होते हैं। तो ये प्रोटीन हमें जो है मुख्य रूप से मटर में, मूंगफली में, सेम में, दालें में, चना में, मूंग में, राजमा में, सोयाबीन में अनाज प्रोटीन के पादप स्रोत होते हैं। ये सभी जो है प्रोटीन के पादप स्रोत है, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है सोयाबीन में पाया जाता है। अब आता है जंतु स्रोत। प्रोटीन के जंतु स्रोत भी है। प्रोटीन जो है हमें मांस खाने से मिलता है, मछली खाने से मिलता है, अंडा खाने से मिलता है, दूध, पनीर आदि से जो है हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के ये सभी जो है जंतु स्रोत हो गए। तो आप बात को समझ गए होंगे। अब हम आगे जानेंगे प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य हैं, उसी तरह जो है प्रोटीन के भी जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रोटीन के जो कार्य हैं वो निम्न है। पहला पॉइंट है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। पहला जो कार्य है वो क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। सेकंड है यह ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत करता है। अगर किसी प्रकार की अगर हमारे ऊतकों में अगर उसकी खराबी आती है या थोड़ी टूट फूट जाती है तो उसकी मरम्मत यही करता है, प्रोटीन ही जो है करता है, मतलब बीमारियों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है यह शरीर के वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसका मेन जो कार्य है वो क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना और हमारे शरीर में टूटे फूटे या वृद्धि से रिलेटेड जो भी मरम्मत वाला काम होता है यही करता है। और ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत करना ये सब कार्य है। नेक्स्ट है हमारे शरीर की अस्थियां, मांसपेशियां, त्वचा, बाल, नाखून मुख्य रूप से जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। जो भी लोग दिखते हैं सुंदर, जिनका मांसपेशियां अच्छा हो, त्वचा अच्छा हो, बाल, नाखून, यह मुख्य रूप से जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। जिनको जो है निखारता वो सुरक्षा प्रदान करता है प्रोटीन। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है हम जानेंगे वसा के बारे में। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना, प्रोटीन के बारे में जाना, अब हम जानेंगे वसा के बारे में कि वसा क्या होता है। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि वसा कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना होता है। जिस तरह मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उसी ठीक प्रकार जो है वसा जो है कार्बोहाइड्रेट की तरह बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना होता है, जो कि शरीर को क्रियाशील बनाने में और सहयोग करने में जो है साथ साथ दैनिक कार्यों करने में जो है शक्ति
शक्ति प्रदान करता है। मतलब सबका कार्य जो है शक्ति प्रदान करना है, ऊर्जा प्रदान करना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, हमारा प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो ठीक जो है वसा भी जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की तरह बना हुआ है, जो कि शरीर को क्रियाशील बनाता है और साथ ही साथ सहयोग करता है और साथ ही साथ दैनिक कार्यों को करने में जो है शक्ति प्रदान करता है। उसे जो है हम लोग वसा कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वसा के स्रोत के बारे में जान लेते हैं कि वसा जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है या किस वे में पाया जाता है। तो वसा जो होता है मुख्य रूप से जो होता है दो स्रोत में पाए जाते हैं। पहला जंतु और दूसरा जो है पादप स्रोत। जिस तरह प्रोटीन दो स्रोत में पाए जाते हैं जैसे जंतु से और पादप से, ठीक उसी प्रकार जो होता है वसा भी जो है दो स्रोतों से पाए जाते हैं। तो एक एक कर जान लेते हैं। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि वसा मुख्यतः जो होते हैं मक्खन, घी, दूध, क्रीम, अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसमें पाया जाता है। तेलीय, मछली, मांस आदि से जो होता है प्राप्त होता है, जो कि हमारा जंतु स्रोत है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। जंतु स्रोत कहने का अर्थ है कि वैसे खाद्य पदार्थ जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है काजू, बादाम, विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सरसों का तेल, नारियल, मूंगफली, तिल का तेल, ये सब जो होते हैं हमारे पादप स्रोत है वसा के। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। वसा के दो स्रोत हैं, एक जंतु, दूसरा है पादप, जहाँ पर मक्खन, घी, दूध, क्रीम, अंडा, तेलीय, मछली आदि में जो होता है ये सब हमारा जंतु स्रोत है। और पादप स्रोत जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त होता है जैसे कि नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, काजू, बादाम, ये सब जो है वसा का पादप स्रोत है। अब हम जानेंगे वसा के कार्य क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह यह है कि वसा के कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो वसा का कार्य जो है निम्न है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य हैं, प्रोटीन के कार्य हैं, अब वसा के कार्य को जान लेते हैं। तो वसा का जो कार्य है वो निम्नलिखित है। वसा शरीर में संचित ऊर्जा प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट है सबका काम ऊर्जा प्रदान करना है, शक्ति प्रदान करना है। सेकेंड पॉइंट है वसा शारीरिक तापमान का नियंत्रण करता है, जो शारीरिक तापमान होता है उसको नियंत्रित करता है। थर्ड पॉइंट है वसा कोमल अंगों की रक्षा करता है, जो भी हमारे शरीर में कोमल अंग होता है उसको जो है रक्षा करता है। फोर्थ है वसा प्रोटीन की बचत करती है। प्रोटीन, वसा जो भी रहता है शरीर में तो उस समय जो है प्रोटीन की कम खपत होती है। जब वसा की कमी हमारे शरीर में होती है तब जाकर प्रोटीन की खपत होती है। तो ये भी कह सकते हैं कि वसा जो होती है प्रोटीन की बचत करती है। फिफ्थ पॉइंट है वसा शरीर में पाचक रसों को कम करता है। जो हमारे शरीर में पाचक रस होता है, इंजाइम्स होते हैं, जो पेस्टिस जूस होता है उसको जो होता है कम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है कि ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा ज़्यादा होते हैं उसे ऊर्जादायक भोजन कहते हैं। मतलब जो हमारा एक भोजन है उसमें जो होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और वसा जो होते हैं ज़्यादातर होते हैं उसे हम लोग ऊर्जादायक भोजन कहते हैं। और एक और मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा जो होता है करीबन दुगनी ऊर्जा मिलती है। मतलब इसे वसा से जो होता है हमें करीबन दुगनी ऊर्जा मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट से जो है एक ऊर्जा मिलता है मान लीजिए, तो जो वसा होता है इससे जो है दुगनी ऊर्जा मिलती है, मतलब दो ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का ज़्यादातर मिक्सर होता है उसे हम लोग ऊर्जादायक भोजन कहते हैं। और साथ ही साथ जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा है वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट से जो है करीबन दुगनी ऊर्जा जो है प्रदान करती है। अब हम आगे जानेंगे विटामिन के बारे में। जिस तरह हमने तीनों के बारे में जान लिया, अब इसके अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। विटामिन के बारे में जानते हैं कि विटामिन किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पॉइंट में लिखा है कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विटामिन से जो है हम लोग को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, यह एक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण, अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि भोजन में विटामिन की कमी से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तथा विटामिन को रक्षांश या पदार्थ कहा जाता है। भोजन में अगर विटामिन की कमी हो तो हमारे शरीर जो होता है रोगग्रस्त हो जाता है तथा विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। मतलब हम लोगों को रक्षा करने के लिए जो है विटामिन अत्यंत जरूरी है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम आगे जानेंगे विटामिन के प्रकार के बारे में कि विटामिन के प्रकार क्या क्या होते हैं और इसके सारे भागों को पॉइंट के जानेंगे। तो मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है कि विटामिन को जो है घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। विटामिन जो होते हैं घुल जाते हैं, तो घुलनशीलता के आधार पर जो है दो भागों में जो है बांटा गया है। पहला जो है जल में घुलनशील और दूसरा जो है वसा में घुलनशील। आप मेरी बात समझ गए होंगे। विटामिन जो होता है घुल जाता है, तो पहला जो है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में कहने का अर्थ है कि वैसे विटामिन जो जल में जो है आसानी से घुल जाए, और वसा में जो होता है वैसे विटामिन जो जल
जल में नहीं घुले। तो मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है विटामिन बी समूह। विटामिन बी समूह का कहने का अर्थ है कि विटामिन बी जो होता है इसमें बहुत सारे और पार्ट होते हैं विटामिन का, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन 3, 4, 5, 6, विटामिन 12 तक के होते हैं जो कि, और नेक्स्ट मैंने लिखा है विटामिन सी, जो दोनों जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जल में घुलनशील का अर्थ क्या है तो आप कहेंगे वैसे विटामिन जो जल में जो है आसानी से घुल जाते हैं उसे जल में घुलने वाले विटामिन कहते हैं, मतलब घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो पहला जो विटामिन आपका घुलनशील विटामिन जल में है वह है विटामिन बी समूह और दूसरा जो है विटामिन सी। अब नेक्स्ट इधर दिया है वसा में घुलनशील, जो कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, जो कि है विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसे कहते हैं। अब जो है हम एक एक कर जो है इसके महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है विटामिन बी12 रक्त के निर्माण में जो है सहायक करता है। विटामिन बी जो आपके समूह है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो इसमें भी जो एक विटामिन बी में जो है विटामिन बी12 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्या करता है कि आपको जो रक्त के निर्माण में जो है बहुत ज़्यादा सहायता करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है विटामिन सी जो होता है मसूड़ों तथा संधियों में स्वस्थ रखता है। विटामिन सी, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, विटामिन बी और विटामिन सी जो है दोनों जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी12 जो होता है रक्त के निर्माण में सहायक करता है और विटामिन सी जो है मसूड़ों को जो है मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है। अब यहाँ आ गया था वसा में घुलनशील जो कि ए, डी, ई के था, तो एक एक करके जो है विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में और विटामिन के बारे में जान लेते हैं कि इसका महत्व कार्य क्या है। तो विटामिन ए का जो महत्व कार्य है वो है नेत्र, त्वचा एवं बालों को जो है स्वस्थ रखता है। फिर है विटामिन डी का जो कार्य है, विटामिन डी का जो कार्य है वो हड्डियों एवं दांतों को जो है मजबूत रखता है। और आपसे कोई पूछता है कि विटामिन ए का जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो गाजर जो है सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। और विटामिन डी जो है वह मुख्य स्रोत जो है वो आपका सनलाइट है। आप अगर देखते होंगे बचपन में माँ क्या करती है, बच्चों को जो है तेल वेल लगा देती है और उसे जो है धूपा में छोड़ देती है कि जाओ तुम खेलो। इससे क्या होता है, बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है, जो उसके मांसपेशियों का विकास होता है, हड्डियों का जो विकास होता है वह तीव्र गति से होता है, क्योंकि तेल लगाने के बाद जब माँ उसे धूप में छोड़ देती है तो आसानी से जो है धूप उसे मिलता है और उसका जो हड्डी जो होता है स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए देखते हैं कि जो बच्चे का हड्डी कमजोर होता है उसे डॉक्टर जो है विटामिन डी सलाह देता है। नेक्स्ट है विटामिन ई, यह जो होता है जनन अंगों को सुरक्षित रखता है और जनन प्रक्रियाओं को जो है सही ढंग से करता है। अगर किसी में प्रजनन शक्ति नहीं है तो उसके लिए जो है विटामिन ई की कमी है तो उसे जो है विटामिन ई देना चाहिए। प्रजनन शक्ति मतलब कि जिसके बाझपन होना, जिसके बच्चे नहीं होते, उसे जो है विटामिन ई की मात्रा देना जरूरी होता है, ताकि उससे कमी से जो होता है ऐसे नहीं होता है। लेकिन अगर उसकी कमी पूरी हो जाए तो वो भी जो है माता पिता बन सकते हैं। फिर आता है विटामिन की। विटामिन के का अर्थ है कि रक्त को जमने में जो होता है सहायता करता है, रक्त के थक्का जमने में जो है यह सहायता करता है। तो मैंने जो है इस टॉपिक में जो है आप सभी को बता दिया कि विटामिन के जो स्रोत होते हैं जो कि घुलनशील होते हैं और उसके प्रकार भी बता दिया। अब हम आगे जानेंगे विटामिन के काम। आपको मैंने बता दिया ना कि विटामिन के ये सब काम थे जो मैंने अभी आपको ये सब बताया, ये सभी जो थे विटामिन के काम ही थे कि कौन कौन से विटामिन का क्या काम है। विटामिन बी का काम समझ गए, विटामिन सी का काम समझ गए, विटामिन ए, डी, ई के बारे में आप समझ गए। इसको महत्वपूर्ण टॉपिक लिखकर आप याद कर लेंगे। अब हम जो है आगे जानेंगे खनिज और खनिज लवण के बारे में। यहाँ जो है थोड़ा गलती लिखा गया है, यहाँ पर लवण होगा, लवण, लवण, आप इसे सुधार लेंगे। अब जो है हम आगे जानेंगे खनिज और खनिज लवण के बारे में। यहाँ भी जो है लवण, यहाँ पर लवण होता है, ऐसे लिख लेंगे आप, छूट गया यहाँ पर। तो देखिए खनिज लवण क्या होता है, जिस तरह जो होते हैं हमारे शरीर के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब भी जो है खनिज लवण भी जो है हमारे शरीर के लिए जो है अत्यंत आवश्यक होता है सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो मैंने यहाँ नोट्स लिखा है कि खनिज लवण शरीर के जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि दूध, पनीर, अंडा, मछली, फल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ आदि में जो है खनिज लवणों का प्रमुख जो होता है स्रोत होता है। अगर आपसे पूछता है कि खनिज लवण क्या है तो आप कह सकते हैं कि खनिज लवण जो होता है हमारा एक प्रकार का जो है जैविक क्रियाएं को संचालन करने के लिए, जो हमारे शरीर का जो भी जैविक क्रियाएं होते हैं उसको संचालन मतलब चालू करने के लिए एक आवश्यक तत्व है जो कि हमें ज़रूरत होती है। और यह तत्व जो है हमें मुख्य रूप से दूध में, पनीर में, अंडा में, मछली में, फल, हरी पत्तेदार सब्जियों में जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पॉइंट में लिखा है कि खनिज लवण के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी पदार्थ जो है हमारे
शरीर के निर्माण के लिए जो है एवं स्वस्थ रखने के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब खनिज लवण के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, आयोडीन, ये सभी जो होते हैं, पोटेशियम, ये सभी जो खनिज पदार्थ है, ये सभी जो है हमारे शरीर के लिए, निर्माण के लिए और एवं उसको स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में जो है महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो ये सभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं जो प्रमुख हमारे जो खनिज तत्व होते हैं, स्रोत तत्व होते हैं, उसके प्रमुख खनिज तथा उनके स्रोत के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि जिस तरह हमारे खनिज ज़रूरत है हमारे शरीर के लिए, उसी तरह जो है हमारे जो प्रमुख खनिज होते हैं, खनिज के जो स्रोत होते हैं वो भी हमारे अत्यंत जरूरी है। जैसे कि कैल्शियम अगर किसी बच्चे को देना है तो कैल्शियम से क्या होता है, हमारा हड्डी मजबूत होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, जैसे कि हमें किस भोजन से जो है कैल्शियम हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, तो दूध से, साबुत अनाज से, फली हरी सब्जी से जो है हमें कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है दूध से, मटर की फली से, अनाज बादाम से मिलता है। नेक्स्ट है लोहा कहाँ से मिलेगा, तो मांस खाने से मिलेगा, हरी सब्जी खाने से मिलेगा, सेव खाने से मिलेगा, केला आदि खाने से जो है हम लोगों को शरीर में लोहा की पूर्ति होगी। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का मतलब कि नमक, सोडियम इसी को बोलते हैं। मछली, समुद्री भोजन, नमक ये सब खाने से जो है हमें आयोडीन की जो पूर्ति होती है हो जाती है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम जो है हमें कहाँ से मिलेगा, नमक से मिलेगा, फल से मिलेगा, प्रमुख भोज्य पदार्थ से मिलता है। फिर नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम जो है केला और आलू से हमें जो है मिलता है। तो ये सभी जो है प्रमुख खनिज है और उनके स्रोत हैं। अब हम आगे जानेंगे कि इन सभी खनिजों के अलावा भी जो है हमारे भोजन के पोषक तत्वों के अलावा दो और महत्वपूर्ण घटक है। जो पहला है रुक्षांश और दूसरा है जल। ये भी दोनों जो है हमारे शरीर के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और भोजन के अव्यय में भी जो है इसका महत्वपूर्ण अदा है। क्योंकि हम सारी चीज़ ले लेंगे, अगर हमें रुक्षांश और जल नहीं मिलेगा तो वो अधूरा ही हो जाएगा। तो एक एक कर जो है दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है रुक्षांश के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है कि रुक्षांश जो होता है वनस्पति पदार्थ है जिनकी कोशिका भित्ति के सेलुलोज का बना होता है। रुक्षांश जो है एक प्रकार का वनस्पति पदार्थ है जिसकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है और यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है जो पच नहीं पाता है। यह अन्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। रुक्षांश जो है एक प्रकार का सेलुलोज है जो कि हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग होता है, जो पचता नहीं है भोजन पेट में जाने के बाद। तो यह क्या करता है, दूसरों पदार्थों को जो है पचाने में सहायता करता है, उसी को रुक्षांश कहते हैं। अब हम जान लेते हैं रुक्षांश के महत्व कार्य क्या है, कि रुक्षांश है तो उसका कार्य क्या है हमारे शरीर में। तो पहला पॉइंट है यह आहार नाली में भोजन की यह आहार नाली में भोजन के गति क्रम को बनाए रखने में मदद करता है। जो हमारा आहार नाली है जिसे हम लोग भोजन करते हैं, जिस नाली से हमारे पेट में जाता है, उसके गति क्रम को जो है बनाए रखता है रुक्षांश। नेक्स्ट पॉइंट है यह आहार नाली को स्वस्थ रखता है और कब्ज को जो है रोकता है। जो भी हमारे आहार नाली है उसको अच्छा रखता है और कब्ज जो होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसको जो है रोकता है। नेक्स्ट है यह मल गति क्रम को सुचारू रूप से बनाए रखता है में सहायता करता है। जो मल गति क्रम होते हैं उसको जो है सुचारू रूप से जो है बनाए रखने में यह सहायता करता है रुक्षांश। अब जो है हम आगे जानेंगे जल के बारे में। तो जल जो है यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जल क्या है, तो सबसे पहले मैंने नोट्स में डाला है कि जल भोजन का आवश्यक अव्यय होता है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु से बना होता है। मतलब जल जो है यह भोजन का आवश्यक अव्यय है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। 2 हाइड्रोजन परमाणु का मतलब कि H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से जो है मिलकर यह बना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है H2O। तो इसका जो होता है वो जल का यह मतलब मान है और इसका मान भी होता है और इसका जो है यह सिंबल है H2O। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है जल जो होता है आप समझ जाए कि यह भोजन का एक महत्वपूर्ण अव्यय है, मतलब उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का करीब जो होता है 60 से 70% जो है जल का भाग है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग है, तो आप कह सकते हैं 60 से 70% जो है जल का भाग है। हमें प्रतिदिन जो है 2 से 3 लीटर जल की जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति को जो है प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जो है जल की जरूरत पड़ती है। अब हम आगे जानेंगे जल के कार्य व महत्व के बारे में, कि जल का कार्य क्या है, उसका महत्व क्या है। तो मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है कि जब
जल का जो होता है मुख्य रूप से हमारे भोजन को जब हमारे अपचे भोजन शरीर के कचरे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जल जो होता है हमारे अपचे भोजन को पचाने के लिए और साथ ही साथ हमारे जो शरीर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, कचरे पदार्थ होते हैं, उसको जो है बाहर निकालने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम लोग खाना खाते हैं और अगर पानी नहीं पीते हैं तो वह जो भोजन होगा सही ढंग से नहीं पचेगा, तो इससे जो है बहुत सारी की परेशानियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न होगी। और साथ ही साथ जो हमारे डस्ट पार्टिकल या वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे शरीर में, उसे जो है जल के माध्यम से जो है हम लोग बाहर निकालते हैं उसको, तो ये भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, जल सबसे प्रमुख घोलक होता है। जल जो होता है किसी भी चीज़ों को घोलने के लिए हमारे शरीर में प्रमुख घोलक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य जो होता है जल का प्रयोग विभिन्न कार्यों में भी जो करता है। मैंने यहाँ भोजन से चैप्टर पढ़ रहा है इसीलिए जो है मैंने एक अलग से ये पॉइंट को डाला है। जैसे जल का प्रयोग तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे इमारतें बनाने में, नहरों बनाने में आदि, जैसे परिवहन, सिंचाई, साफ सफाई आदि कार्यों में जो होता है। लेकिन हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं भोजन के अव्यय में। तो भोजन के अव्यय में जो है जल का मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना और साथ ही साथ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे भोजन में, उसको जल के माध्यम से जो है बाहर निकालना, यही जो है जल का मुख्य कार्य है। अब जो है यह हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, संतुलित आहार। संतुलित आहार कहने का अर्थ है कि ऐसा भोजन जिसमें जो है सभी जो हमारे पदार्थ है, जो भी हमारे भोजन के अव्यय है, वह समुचित मात्रा में, अनुपात में जो है एक समान हो, उसी को जो है हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो सबसे पहले जो है आहार के बारे में जान लेते हैं। तो आहार क्या होता है? आहार का कहने का अर्थ है जो व्यक्ति एक दिन में जो भी कुछ खाता है उसी को जो है हम लोग आहार कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक व्यक्ति को पूरे दिन में जो कुछ खाता है उसको जो है आहार कहते हैं। अब हम जान लेते हैं संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। और बैलेंस डाइट जो होता है जीवन में जीवने के लिए सभी बच्चों को अत्यंत जरूरी है। अगर किसी प्रकार की कमी होती है तो वह जो बच्चा है किसी न किसी चीज़ों से ग्रसित हो जाएगा। तो जान लेते हैं कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो वैसे भोजन जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ जो होते हैं अनुपात एवं मात्रा में हो, उसे जो है हम लोग संतुलित भोजन कहते हैं। मतलब वैसे भोजन जिसमें जो है सभी भोजन के अव्यय जो है शामिल हो, उसी को जो है हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। उसी में किसी चीज़ की कमी ना हो तो वह हमारा संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को जो है हीनता जनित रोग और अभाव जनित रोग कहते हैं। तो ये जो पॉइंट थे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके विज्ञान के चैप्टर 2 से, भोजन के अव्यय से, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट पढ़ाया है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।